नमस्कार, द बिग बेंच के द डीप डाइव इस सेगमेंट के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक सोच की। बहुत पहले से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि एक स्ट्रांग आइडियोलॉजी आखिर टूट कर बिखर क्यों जाती है। इसके जवाब भी मुझे मिले, लेकिन कुछ आधे, कुछ अधूरे और कुछ पूरे। और इसीलिए आज द बिग बेंच के इस एपिसोड में मैंने तय किया है कि उन जवाबों को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। अमूमन समाज में इंसान अपनी सोच और अपनी विचारधारा के आधार पर जीवन बिताते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने सिद्धांतों को, अपनी थ्योरी को एक एक्सटेंशन देते हैं, एक विस्तार देते हैं, और यही लोग आगे चलकर समाज में लीडर बनते हैं। फिर समाज का एक तबका ऐसा भी होता है जो इस सोच से खुद को कनेक्ट करता है, फिर वो इस लीडर को सपोर्ट करता है और फिर वो तबका इस लीडर को फॉलो करने लग जाता है। एक ऐसी ही सोच शिवसेना थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के नेतृत्व में आज से तकरीबन 60 साल पहले बनाई गई एक पार्टी थी। लेकिन आज ये शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा वो जो कि सत्ता नशीन है, मतलब सत्ता पर काबिज है, जो महाराष्ट्र की सत्ता चला रहा है, और एक हिस्सा वो जो कि अपोजिशन में बैठा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विभाजन हुआ क्यों? एक इतनी बड़ी पार्टी आखिर लड़खड़ा कैसे गई? कहाँ कदम चूके इस पार्टी के? और अगर कदम लड़खड़ाए भी तो उसकी वजह क्या थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि इस पार्टी के लीडर ने जिस विचारधारा के आधार पर इस पार्टी को बनाया, वो विचारधारा आखिर कहाँ गायब हो गई, और 2023 आते आते ये दल का ये हाल क्यों हो गया। तो चलिए पीछे मुड़कर देखते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। मुझे इनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका पर्सोना, उनका ऑरा, यही अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। बस इतना मैं आपको बता दूं कि समाज का एक तबका इनसे इतना प्रभावित था कि इसी तबके ने इनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का नाम दिया था। और यही हैं वो जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। शिवसेना के कैरेक्टर को समझने के लिए हमको एक जनरेशन पीछे जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी बाला साहब के पिता केशव सीताराम ठाकरे की, जो कि एक समाज सुधारक थे, जन जागृति का काम करते थे। अब वो दौर था अंग्रेज़ों का। उस समय तो आज के युग की तरह इंटरनेट नहीं था, ना हम लोगों के हाथों में मोबाइल था। उस समय अगर लोगों से अगर किसी को कनेक्ट होना था तो एक ही तरीका था, एक ही जरिया था, और वो था अखबार निकालना। तो केशव ठाकरे ने भी यही किया। उन्होंने प्रबोधन नाम से अपना एक वीकली अखबार चालू किया। अब बात जब प्रबोधन की हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको प्रबोधन का मतलब समझा देता हूँ। प्रबोधन का मतलब ही होता है जागृत करना, और ये नाम लोगों के ज़हनो दिल पर इस तरीके से चढ़ा कि आज भी बाला साहेब के पिता केशव सीताराम ठाकरे को लोग प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से ही जानते हैं। ये नाम उनका पेन नेम बन गया। और ये सब जब कुछ हो रहा था ना, तो तब खुद प्रबोधनकार ठाकरे को इस बात का इल्म नहीं था। ये जानते नहीं थे कि उनका बेटा उनके इसी समाज सुधारने के काम को एक कदम और आगे लेके जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। बाला साहब पैदा हुए थे पुणे में, मुंबई से तकरीबन 170-180 किलोमीटर दूर। दिन था वो 23 जनवरी 1926। वो बात अलग है कि आगे चलकर वो अपने पिता के साथ मुंबई चले आए। लोग बताते हैं कि बाला साहब जब यंग थे तो वो आरएसएस की शाखा में भी जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उनके अंदर का एक आर्टिस्ट निकलकर सामने आया, और वो जहनी तौर पर मिजाज से कार्टूनिस्ट थे, और आगे चलकर यही कार्टूनिस्ट उनका पेशा भी बना। उन्होंने अपनी पहली नौकरी की द फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर ही, और चूंकि वो नीडर थे, बहुत बेबाकी से अपने कार्टून्स बनाया करते थे। उनके इन कार्टून्स पे कुछ लोगों को ऐतराज़ भी हुआ करता था, लेकिन वो भला डरने वाले क्यों थे? वो बोलते ना, डेयर डेविल मैन। उन्होंने कभी डर के अपना काम नहीं किया। उनके कार्टून सामाजिक व्यवस्था पर सटायर वाले होते थे, मतलब व्यंग कसने वाले, और इसीलिए कभी कभी उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता था। लेकिन बाला साहब को इन सब चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अपने इन्हीं क्रांतिकारी कार्टून्स की वजह से बाला साहब को कई बार अपनी नौकरी भी बदलनी पड़ी।
लेकिन 1950 का दशक आते आते ही हैड बिकम क्वाइट पॉपुलर। हर जगह पर उनकी चर्चा थी और समाज का जो यूथ है ना वो उनसे कनेक्ट करने लगा था, उनके अंदाज को काफ़ी पसंद करने लगा था। फिर बाला साहब को भी लगा फिर ऐसा है तो किसी के अंडर में क्यों काम करने का। आज़ाद ख्याल तो थे ही, स्वतंत्र विचार रखने वाले भी थे, तो उन्होंने खुद से ही मार्मिक नाम की एक पत्रिका लॉन्च की और इस पत्रिका के जरिए फिर वो लोगों से जुड़ते चले गए। उनका विजन क्लियर होते जा रहा था। समाज में कई लोग उन्हें नेता के तौर पर देखने भी लगे थे। वो बात अलग है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनसे बहुत चिढ़ते थे, लेकिन ये कम्युनिस्ट किससे नहीं चिढ़ते, उनको तो हिंदुस्तान में हो रही कोई चीज़ ही पसंद नहीं आती। तो कई बातों को लेकर इन कम्युनिस्टों का विवाद जो है वो बाला साहब से हुआ, लेकिन बाला साहब भला किसकी परवाह करने वाले थे। वो निडर थे, बेबाक थे और ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपनी पत्रिका चलानी जारी रखी। इस दौरान भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हो चुका था। राज्य बनने लगे थे भाषाओं के आधार पर और महाराष्ट्र में भी मराठियों ने ये मांग की कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए जिसमें सिर्फ मराठी हो। एक आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला और आखिरकार 1960 में जाके महाराष्ट्र एक राज्य घोषित हो गया जिसकी राजधानी बना बम्बई। बम्बई इसलिए क्योंकि उस समय तो बम्बई था जो 1995 में आगे चलकर मुंबई बना दिया गया, जो आज की अपनी मुंबई है। बाला साहब समझ गए थे कि मुंबई ही महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा। एक पत्रिका के जरिए मराठी हितों की बात करके या उनकी आवाज़ उठाकर ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वो ये जान चुके थे कि अगर मराठी लोगों के हितों की बात करनी है तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को ज़मीन से लड़ना होगा। और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और उस फैसले के बाद से ही जैसे राजनीति की तस्वीर महाराष्ट्र में बदलती चली गई। मुंबई तो अंग्रेजों के ज़माने से ही एक पोर्ट होने के नाते एक बिजनेस हब थी, मतलब सारे उद्योग धंधे यहीं पे थे, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी यहीं से चलती थी और तो और तमाम सरकारी दफ्तर भी यहीं थे। लेकिन इन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो लोग थे वो महाराष्ट्र के नहीं थे, बल्कि पड़ोस के राज्य तमिलनाडु के मद्रास से आए थे, जो अब चेन्नई हो चुका है। बाला साहब को ये बात बहुत खटकती थी। वो बात अलग है कि मद्रासी ये नौकरी इसलिए पा जाते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, उनका लिटरेसी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था और उनकी तुलना में मराठियों में साक्षरता का प्रमाण, जिसे हम लिटरेसी रेट बोलते, वो काफ़ी कम था और इसी वजह से उनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां खासकर नहीं मिला करती थी। लेकिन बाला साहब को हमेशा से ये लगता था कि मुंबई में जो सरकारी नौकरियां हैं उन पे पहला हक मराठियों का है और इसी बात को बाला साहब ने अपना सबसे पहला मुद्दा बनाया। उन्होंने बिगुल छेड़ दिया इन मद्रासियों के खिलाफ और इस अभियान को नारा दिया, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। लुंगी क्यों? क्योंकि लुंगी ही इन मद्रासियों का ट्रेडिशनल वेयर था, मतलब पारंपरिक परिधान, और पुंगी बजाने से बाला साहब का तात्पर्य मतलब ये था कि अब इन मद्रासियों को मुंबई से खदेड़ना है। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि वो मराठी हितों की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि सरकारी नौकरियां सबसे पहले मराठियों को मिले और उसके बाद फिर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को। और अपने इस स्टैंड की वजह से बाला साहब ठाकरे ने अपने फेवर में एक तगड़ा मैंडेट बटोरा और बाला साहब का यही मैंडेट आगे चल के शिवसेना का मैंडेट बना। 19 जून 1966 को दादर के शिवाजी पार्क में 2 लाख लोगों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर बाला साहब ने शिवसेना पार्टी बनाई। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज से नाम डिराइव किया गया और उनके नाम के आधार पर इस पार्टी का नाम रखा गया शिवसेना। खैर, इस पार्टी की शुरुआत ही हुई थी मराठियों के हितों के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे बाला साहब के कदम रुके ही नहीं और उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। किसी भी संगठन या मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है। जब भरोसा बढ़ता है तभी तो लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन बीते कई सालों में शिवसेना ने जो भरोसा जुटाया था अब वो टूट रहा है। खासकर बाला साहब के जाने के बाद से लोगों को यह लगने लगा कि शिवसेना अपनी कोर आइडियोलॉजी, मतलब अपनी विचारधारा से हट रही है। पण आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडिल ईस्ट, अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। वो अपने मुद्दों से भटक गई है। शिवसेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है और इस कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग भी थे। ऐसा नहीं था कि ये बातें किसी को दिख नहीं रही थी। महाराष्ट्र में दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी थीं
जिन्होंने शिवसेना की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। एक वक्त था जब शिवसेना का नाम उम्मीद बन के महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। 1970 तक पूरे महाराष्ट्र भर में शिवसेना ने अपनी जड़ें फैला दी थी। लोगों को बाला साहब में अपना मसीहा नजर आने लगा था, वो भी इस हद तक कि वो अपनी समस्याएं लेकर अदालत जाना छोड़ चुके थे। वो बाला साहब के पास आते थे इस उम्मीद में कि उनको एक समाधान मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, और उन्हें मिलता भी था। और हुआ यूं कि बाला साहब को ही लोग सब कुछ मानने लगे और शिवसेना का नाम ही जैसे एक कानून बन गया। शिवसेना की बढ़ती ताकत को देखकर पॉलिटिकल पार्टियां बेहद हैरान थी। बाला साहब का रुतबा दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। बाला साहब की हुकूमत कुछ ऐसी चलती थी कि जब वो कहते थे महाराष्ट्र बंद, तो वाकई महाराष्ट्र बंद हो जाता था। तो यही रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का और यही पहचान थी शिवसेना। लोकसभेला आपण विजय प्राप्त करून दिला, पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचा विजय आणि त्याची तयारी आजपासून आपल्याला त्या कामाला लागायचं आहे। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भगवा झेंडा हा विधानसभेवरती फडकलाच पाहिजे। ठाकरे साहब बस मराठियों की आवाज भर नहीं थे, बल्कि एक कट्टर हिंदुवादी सोच ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया था। और उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई जब उन्होंने राम मंदिर बनने से पहले बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए शिव सैनिकों में एक अजब सा जोश भर दिया। अभी ताजा उदाहरण देता हूं, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। दूसरा वाकया तब हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान का विरोध करने के लिए, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच न हो सके, क्रिकेट ग्राउंड की पिच ही खोद दी थी। और ऐसा एक बार नहीं, शिवसेना ने 11 बार किया। कभी मुंबई के वानखेड़े मैदान की पिच खोद दी, तो कभी शिवसैनिक दिल्ली तक पहुंच गए और वहां के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच भी खोद डाली। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, इस जिद के साथ शिवसैनिकों ने चंडीगढ़ में मोहाली की पिच भी एक बार खोद डाली थी। बाला साहब पाकिस्तान के सख्त विरोधी थे, क्योंकि सरहद पर हमारे सैनिक मर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान आकर क्रिकेट खेले। लेकिन जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आई तो धीरे धीरे पार्टी का एजेंडा शिफ्ट होने लगा। पार्टी की तरफ से कई एक्शन ऐसे हुए जिससे हिंदुवादी लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। आरोप ये भी लगे कि पार्टी अपने चुनावी फायदों के लिए मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है। एक मौके पर तो पार्टी के बैनर और पोस्टर पर टीपू सुल्तान जयंती की बधाई देते भी लोगों ने देखा। टीपू सुल्तान? ये बाला साहब की शिवसेना तो नहीं थी। शिवसेना राजनीति में तो पहले से थी, लेकिन उसने पहला चुनाव लड़ा साल 1971 में। बाला साहब को लगने लगा था कि अगर लोगों के कल्याण की बात करनी है, लोगों का उद्धार करना है, तो राजनीति में आना ही पड़ेगा। लेकिन इनिशियल फेज में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन चुनाव में उन्हें कोई बहुत खास सक्सेस नहीं मिली। फिर बाला साहब ने भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी से हाथ मिला लिया, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की सोच या कहें कि विचारधारा लगभग एक जैसी थी। और बीजेपी से समझौता करके उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पे अपनी पकड़ जमानी शुरू की और फिर धीरे धीरे वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और हर बीतते वक्त के साथ शिवसेना मजबूत होती चली गई। अपने अंतिम क्षणों में, या मैं कहूं कि अपने आखिरी सांस तक, बाला साहब ने दहाड़ते हुए शिवसेना का नेतृत्व किया। लेकिन 17 नवंबर 2012 को उनका निधन हो गया और पूरे महाराष्ट्र में जैसे शोक पसर गया। बाला साहब की मौत के बाद से शिवसेना की जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनकी मौत के वक्त शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में तो थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से भी उद्धव अपने पिता बाला साहब से बहुत अलग थे। और तो और पार्टी के कोर कैडर पर भी उनकी कोई खास पकड़ नहीं थी। और इसीलिए वो पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि शिवसेना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, उस शिवसेना में लोगों को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नजर आने लगी जो कि अपने हित के लिए मतलब अपने फायदे के लिए समझौते करने लगी थी। लोगों का शिवसेना से भरोसा उठने लगा था और लोग धीरे धीरे पार्टी से कटने लगे थे। वो कहते हैं ना कि हमें अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जड़ों को पकड़ कर रखना चाहिए। लेकिन शिवसेना अपने रूट से हट रही थी। बाला साहब वाली शिवसेना अब नए तरीके से काम करना चाह रही थी और इसीलिए 2019 में वो अपने वादों से ही मुकर गई और बीजेपी से हाथ छुड़ाकर कांग्रेस और एनसीपी को सपोर्ट कर दिया। और इस सपोर्ट से उन्होंने सरकार भी बनाई। और ये वो काम था
जो बाला साहब कभी नहीं चाहते थे। शिवसेना के लिए सोच का यही बदलाव एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि उसने अपनी हिंदुत्ववादी छवि से ही समझौता कर लिया था और इस बात से कई लोगों को ठेस भी पहुंची, खासकर वो वोटर्स को जिन्होंने इन्हीं मुद्दों के आधार पर शिवसेना को वोट दिया। कई लोग नाराज थे और शिवसेना धीरे धीरे अंदर से कमजोर पड़ रही थी। लेकिन 30 जून 2022 को शिवसेना पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे की टीम के एक बड़े नेता थे, उनकी सोच से वो वास्ता नहीं रखते थे और तो और उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कामकाज के तरीकों पे भी ऐतराज था। उन्हें तमाम लोगों की तरह शिवसेना की वही सोच और वही छवि पसंद थी जो कि बाला साहब ने बनाई थी और इसी वजह से एक बार नाराज होकर वो 56 विधायकों में से 40 विधायकों का समर्थन लेकर पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना दिए गए। 57 साल से चली आ रही शिवसेना का आज विभाजन हो गया है, वो 2 हिस्से में बंट गई है और उसके कार्यकर्ता, उसके फॉलोअर्स कंफ्यूज्ड हैं कि वो जाएं तो कहां जाएं। वो आज एक दोराहे पे खड़े हैं और समझ नहीं रहे हैं कि इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं। वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि असली शिवसेना भला किसके पास है। हालांकि शिवसेना ने जब चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई तो पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम तो एकनाथ शिंदे को मिल गया, क्योंकि शिंदे के पास उद्धव ठाकरे से ज्यादा विधायक थे। उद्धव ठाकरे के हाथ से धनुष बाण छिन जाने के बाद अब उन्होंने मशाल पकड़ ली है। लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी जिसे कि बाला साहब ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो एक झटके में टूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवसेना के कमजोर पड़ने की यही शुरुआत थी। शिवसेना तो बहुत पहले से सिकुड़ती जा रही थी। पार्टी से नेताओं के टूटने का जैसे सिलसिला शुरू हो गया। 2003 में बाला साहब ने पार्टी की कमान उद्धव के हाथ में दी थी, लेकिन इस बात से उनके भतीजे राज ठाकरे को धक्का लगा। राज ने राजनीति के गुर अपने चाचा बाल ठाकरे से ही सीखे थे। बोलने, बात करने के तरीके से लेकर शिवसेना की सभाओं में भाषण देने तक उनमें सब कुछ उनके चाचा का दिया हुआ था। पार्टी के कैडर पर भी उनकी अपनी पकड़ थी, वो भी इस कदर कि लोग उन्हें बाला साहब का सेकंड इन कमांड समझते थे। लगता था कि बाला साहब के बाद अगर कोई पार्टी चलाने का दमखम रखता है तो वो है राज ठाकरे। लेकिन राज ठाकरे के नसीब में शिवसेना की कमान नहीं थी। शिवसेना तो चली गई उद्धव के हाथ में और उद्धव बना दिए गए शिवसेना के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष। अब पार्टी में सब कुछ उद्धव के इशारे पर होना था और ये बात राज को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली, जिसमें क्वालिटी थी राज करने की। वो राज अब पार्टी से निकल गया था। सबको लगा बाला साहब को क्या हो गया है भाई, बाला साहब कहीं बेटे के प्यार में अंधे तो नहीं हो गए। वैसे भी कई लोगों ने बाद में ये भी कहा कि बाला साहब ने भी वही काम किया जो द्वापर युग में धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में किया था। इसके बाद बारी आई शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय निरुपम की। मार्च 2005 में निरुपम ने भी शिवसेना को बाय बाय बोल दिया। लेकिन जाते जाते क्या बोला पता है? बोला, मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब वो अपने पुष्पा के स्टाइल में नहीं बोला, लेकिन इतना बोला कि पार्टी जो उनको ऑर्डर दे रही थी वो कर नहीं पा रहे थे। निरुपम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और इसीलिए पार्टी से रिजाइन कर दिया। उस समय शिवसेना के एक और नेता नारायण राणे ने बोला था, कोई ऐसे जाता है क्या? लेकिन मजे की बात क्या है पता है? सिर्फ 3 महीने के बाद यही नारायण राणे भी पार्टी से चले गए। पार्टी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि राणे शिवसेना के बहुत पुराने वफादार थे। वो बोलते हैं ना, लॉयल, एकदम लॉयल। 40 साल तक पार्टी की सेवा की। पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र का सीएम भी बनाया। लेकिन पार्टी में उद्धव की एंट्री क्या हुई? राणे के जैसे दिन ही फिर गए। राणे को लगा कि पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया है और वो भी कभी नहीं चाहते थे कि पार्टी उद्धव के हाथ में जाए और फिर राणे चले गए। इसी तरह एक के बाद एक बड़े नेता जाते रहे और वो भी अपने साथ अपनों को लेकर। और शिवसेना जो कभी किंग मेकर हुआ करती थी, अब दूसरों की मेहरबानी पर हो गई। सबने कहा कि क्या शिवसेना को किसी की पनौती लग गई है या फिर शिवसेना में ही कोई है जो पनौती है। आखिर क्या हो गया है शिवसेना को? बाला साहब होते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो चलिए अब मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि द डीप डाइव का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने ओपिनियन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगली बार इसी बिग बेंच पर बैठकर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
जय हिंद।